वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो एक हथियार को देखते हुए कहता है इस हथियार का नाम नाइफ व्हीलर है, लेकिन इसका प्राइस तो कुछ ज्यादा ही है। तभी हम नाइफ व्हीलर का प्राइस देखते हैं जो 35 मिलियन होता है। लूशन उस प्राइस को देखकर अपने मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर इन सारे हथियारों का दाम 5 मिलियन के आसपास ही होगा, लेकिन ये इतना महंगा है कि मैं तो अब इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। फ्रैंकलिन उस हथियार को देखते हुए कहता है, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि ये हथियार इतना ज्यादा रेयर होगा और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल हथियार है। तभी वो दूसरा हथियार का दाम देखता है जो कि 29 मिलियन होता है। उस हथियार का नाम सिल्वर स्पेस शटर होता है। उसे लूशन उस हथियार को देखते हुए कहता है, इस हथियार में जो आयरन मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी का है और नाइफ व्हीलर हथियार बनाने के लिए मुझे अच्छे आयरन की भी जरूरत पड़ेगी। इस हथियार का एक फ्लाइंग शटर बनाने के लिए कम से कम हम लोगों को आयरन में 9100 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस कटर नाइफ को बनाने के लिए कितने वजन की मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें कम से कम 5 मिलियन से ज्यादा तो लग ही जाएगी और मैं इसमें दूसरे मटेरियल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस नाइफ व्हीलर का एक पीस भी बनाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस वेपन में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो ऑर्डिनरी पीपल के सोच से एकदम आगे है, लेकिन इस व्हीलर नाइफ का जो डेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। इस हथियार को जिसने भी क्राफ्ट किया है वो बहुत अच्छे तरह से क्राफ्ट किया है, लेकिन इसका प्राइस तो बहुत ही है। इसका ओरिजिनल प्राइस जो होना चाहिए उससे ये 10 गुना ज्यादा है और मेरे पास अभी जितना पैसा है उससे तो मैं इसका एक पार्ट भी नहीं खरीद पाऊंगा। तभी लूशन कहता है, नहीं, इसका कोई तो रास्ता होना चाहिए, इसका समाधान मुझे खुद से ही ढूंढना होगा। तभी लूशन अपने टेबल से एक मैप निकालता है और अपने मन में सोचता है, इस मैप में हर उस मटेरियल का जगह लोकेट किया गया है जब से मार्शल आर्ट की दुनिया यहाँ पर बनी थी और 300 सालों में जितने भी रिसोर्स यहाँ पर पाए गए हैं उन सबका यहाँ पर लोकेशन लिखा हुआ है। लूशन उस नक्शे को देखते हुए कहता है, हाँ, इसमें बहुत अच्छा मटेरियल है। लूशन आए कहता है, यहाँ पर मिथ्रिल ओर माइन है और यही वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं अब मिथ्रिल ओर माइन जा रहा हूँ और वहीं से खोद कर मटेरियल निकालूंगा जहाँ से अब तक मटेरियल नहीं खोद कर निकाला गया है और यही एक रास्ता है। वहाँ पर जब मुझे मटेरियल मिल जाएगा तब मैं उसे लेकर ब्लैक स्मिथ के पास जाऊंगा और अपने लिए हथियार बना लूंगा। लूशन आगे अपने मन में सोचता है, अगर मुझे वहाँ पर काफी मात्रा में मटेरियल मिला तो मैं उसे पैसे के लिए एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। लूशन खुश होते हुए कहता है, इस तरह से तो मैं एक पत्थर से 2 बर्ड को मार डालूंगा। लूशन आगे कहता है, जब मैं मिस ही के पास जाकर उनके लैब को इस्तेमाल करके मैरो पिल्स बना लूंगा और मेरे पास जब वो मैरो पिल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तब ये मैं मिनरल माइन में जाऊंगा। अगला सीन हम एक हफ्ते बाद का देखते हैं जहाँ पर मिस ही इधर उधर घूम रही होती है और मिस ही लूशन पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये लूशन किस तरह का आदमी है, वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है? उसने जो समय बताया था उससे तो बहुत ज्यादा समय बीत गया है। तभी वहाँ पर लूशन आता है और कहता है, मिस ही, क्या सारा मटेरियल तैयार है? मिस ही कहती है, ओ तो तुम आ गए हो, तुम्हें ये अभी भी याद है कि तुम्हें यहाँ आना है? लूशन लैब वाला कपड़ा पहनते हुए कहता है, मिस ही, मुझे कुछ चीजों में बहुत देर हो गई थी, लेकिन अब हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने जो मटेरियल आपको तैयार करने के लिए कहा था, क्या वो मटेरियल सारा तैयार है? मिस ही कहती है, हाँ, तुमने जितना मटेरियल हम लोगों को लाने के लिए कहा था वो सारा मटेरियल मैं ले आई हूँ और सारा मटेरियल तैयार भी है। लूशन मटेरियल को देखते हुए कहता है, इस बैच का जो मटेरियल तुमने मंगवाया है उसका कीमत क्या है? मिस ही कहती है, 200,000 है इसका दाम। तभी लूशन एक मटेरियल को देखते हुए कहता है, इसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लूशन कहता है, मिस ही, आप इसे रिकॉर्ड बुक में लिख लीजिए, जब प्रॉफिट होगा तो इससे आप उसे निकाल लीजिएगा। लूशन अपना मास्क पहनते हुए कहता है, मिस ही, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप पहले यहाँ से चले जाइए। मिस ही गुस्सा करते हुए कहती है, ठीक है, और वो जाते हुए मन में सोचती है, अभी तक इसने लिंगी पिल्स बनाना स्टार्ट भी नहीं किया है और नहीं मैंने एक चवन्नी कमाई है, लेकिन लूशन ने पहले ही बहुत सारे मटेरियल को मंगवा लिया है जिसका कॉस्ट 1 मिलियन के
के बराबर है। तभी मिस ही लैब का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए कहती है, हालांकि लूसन ने मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो पूरी तरह से करेक्ट है और मैंने उसका बताए हुए इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके मैंने एक सूप बनाया था जो कि बोन और मसल के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तभी मिस घबराते हुए सोचती है क्या वो फिर से नया मेडिसिन डेवलप करने जा रहा है। इस हफ्ते में लूसन हर दिन यहाँ पर आ रहा है और मेरा लैब इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार इसने और कितना सीक्रेट मुझसे छुपाया हुआ है। अगला सीन 3 घंटे बाद का देखते हैं जहाँ पर लूसन लैब से बोलता है, मिस ये मेरा काम खत्म हो गया है, मैंने पिल्स को बना लिया है। तभी लूसन बाहर आते हुए कहता है, मैं अब एक लंबे ट्रिप पर जा रहा हूँ, उसमें कम से कम 2 दिन तक तो लग ही जाएगा। मैं आपको इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि लिंजी पिल को बनाने के लिए हमें स्टार्टअप फंड को चाहिए होगा। तभी हम देखते हैं मिस ही लूसन की बात सुनकर मुंह घुमा लेती है। ये देखकर लूसन मन में सोचता है ये किस तरह की अजीब लड़की है। और हम देखते हैं लूसन वहाँ से चला जाता है। मिस ही उसे जाते हुए देखती है। जैसे ही लूसन वहाँ से चला जाता है कि मिस ही दौड़कर उसके लैब में आती है और लूसन के द्वारा छोड़े गए कुछ मटेरियल को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो मन में सोचती है उस लड़के ने तो सचमुच एक नया दवा बनाया है। उस बचे हुए दवा को देखकर मिसी घबराते हुए मन में सोचती है, मैंने इस दवा को पहले ही टेस्ट किया है और इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही मैंने इसे चखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बोन में डायरेक्ट ताकत आ गई है। बोन को जो ताकत देने वाली दवा है उसका मार्केट प्राइस कम से कम 1 मिलियन तो है ही है। अगर मैं इसे मेडिसिन के रैंक में रखूं तो कम से कम ये 4 या 5th रैंक की तो जरूर होगी। और सबसे घबराने वाली बात तो ये है लूसन ने इसे बनाने के लिए केवल 100,000 के रुपए का मटेरियल ही इस्तेमाल किया है, जिससे इसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगी। तभी मिस ही याद करने लगती है कि जब लूसन यहाँ से गया था तो उसके पीठ पर एक बैग था। ये सोचकर मिस ही कहती है, तभी मिस ही कहती है उसके बैग में जरूर कुछ नया दवाई होगा और उसने बहुत सारे दवाई को बनाया है। और ये सोचकर मिस ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रही होती है। तभी मिस ही का एक एम्प्लॉय उसके पास भागते हुए आता है और कहता है, मिस ही आपने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा था और मैं ऐसा ही कर रहा था, लेकिन जब मैं उस पर पूरे समय नजर रख रहा था तब मैंने कुछ भी नहीं देख पाया कि वो क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि मॉनिटर में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन लूसन यहाँ से जैसे ही गया था वैसे ही मॉनिटर ठीक हो गया और सभी चीज नॉर्मल हो गया। ये सुनकर मिसी अपने सर पकड़ लेती है और घबराते हुए मन में सोचती है, मुझे पता ही था कि ऐसा होने वाला है। मुझे साइकिक मार्शल आर्टिस्ट के सामने ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तो सचमुच बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। तभी वो हाथ में रखे हुए दवाई को कचरे में फेंकते हुए कहती है, ठीक है, अब हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अब उसे ईमानदारी से फॉलो करना होगा और उसके साथ ईमानदारी से पार्टनरशिप करनी होगी, चाहे उसका कुछ भी रिक्वेस्ट क्यों न हो। अभी के लिए केवल वही एक ऐसा शख्स है जो मेरी फैमिली को बचा सकती है। अगले सीन में हम फैंगपिंग को एक बस में देखते हैं जहाँ पर कंडक्टर कह रहा होता है, डियर ट्रेवलर्स, ये हमारा जिंगलिंग विलेज है जो कि माउंटेन के नजदीक है। यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर दूर दूर तक किसी भी तरह का भीड़ नहीं है। ये पूरे डोंगियन प्रोविंस में खास जगहों में से एक जगह माना जाता है। सभी लोग यहाँ का नज़ारे का आनंद उठाइए और जिंगलिंग विलेज के कस्टम को फॉलो कीजिए। और इस जिंगलिंग विलेज में बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेडिशनल फूड बनते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे जगह है जहाँ का सिनेरियो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो कंडक्टर आगे कहती है, इस माउंटेन के जगह पर बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल भी मिलते हैं और यहाँ पर जिंगलिंग विलेज के द्वारा हाथ से बनाया हुआ सामान भी मिलता है। तभी एक लेडी कंडक्टर से पूछती है, क्या यहाँ पर हाथों से बनाया हुआ सामान बिकता है? क्या यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग ये सब नहीं मिलता है? आज हम लोग कहाँ पर रहने वाले हैं? मुझे तो पक्का उम्मीद है कि इस माउंटेन जगह पर जरूर बहुत सारे मच्छर होंगे। तभी वो कंडक्टर कहती है, बिग सिस्टर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे ट्रेवल एजेंसी है और अच्छे तरह से अपने कस्टमर को ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने आपके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, तो आप लोग चिंता थोड़ा सा भी नहीं कीजिए। वो कंडक्टर आए कहती है, आज दोपहर में हम लोग गांव में रहेंगे जहाँ का कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा है और वहाँ पर एयर कंडीशन भी है। इधर हम लूसन को देखते हैं, वो अपने मन में सोचता है, इस यात्रा में निकलने से पहले मैंने एक हफ्ते में हर दिन जाकर
93 रुपीज को बना लिया था। ये कुछ समय के लिए मेरे लिए काफी है, लेकिन ये जो जगह है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। लेकिन इसे मैं देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ मिथिल माइन के अंदर जो मटेरियल छुपा हुआ है वो अब तक खोजा नहीं गया है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी अच्छा मटेरियल हो। तभी हम देखते हैं लूशन के पास एक बॉल आकर गिरता है और उस बॉल को एक लड़की आकर उठाती है और कहती है, एल्डर ब्रदर क्या आप मेरे साथ खेल खेलिएगा। तभी एक लेडी उस बच्चे को पकड़ते हुए कहती है, तुम दूसरे को डिस्टर्ब मत करो और नहीं दूसरे को परेशान करो। वो बच्ची कहती है, ठीक है अब आप मुझे नीचे रख दीजिए। वो लेडी लूशन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बच्ची कुछ ज्यादा ही शरारती है। लूशन कहता है, ठीक है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी लूशन सामने एक आदमी को देखता है और एकदम से चौंक जाता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस ट्रिप में केवल एक मैं ही स्पिरिचुअल मास्टर नहीं हूँ जो कि यहाँ पर घूम रहा है। अगला सीन हम एक बस का देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है, इस ट्रिप में तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं पागल ही थी जो तुम्हें कंपनी देने के लिए यहाँ पर चली आई। अब मुझे यहाँ पर 3 दिन और 3 रात बिताने होंगे। आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे समय बिता पाऊंगी। और हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। उस लड़की का नाम जैन डेंडन होता है और वो रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट होती है। तभी दूसरी लड़की कहती है, जैन डेंडन मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए फोर्स नहीं किया था, वो तुम ही थी जो यहाँ पर आने के लिए जिद कर रही थी। और यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इसका नाम लिन जिसेन होता है और ये भी रैंक 2 की मार्शल आर्टिस्ट होती है। डेंडन जिसेन के हाथ से फैन छीनते हुए कहती है, लिन जिसेन ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अभी अभी ब्रेकअप किया है। मुझे डर था कि तुम यहाँ पर आकर कोई बेवकूफाना काम न कर लो और खुद को ही नुकसान न पहुँचा लो। तुम्हें तो मुझे यहाँ पर दिलासा देना चाहिए, तो उल्टा तुम मुझे ही सुना रही हो। जिसेन कहती है, ठीक है मैं जानता हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। उस सब चीजों को भुलाने के लिए मुझे लंबा समय लगेगा और इसीलिए तो मैं इस ट्रिप पर आई हूँ ताकि मैं इस मौके का फायदा उठाकर उन सब बातों को भूल सकूँ। हाँ ये ट्रिप थोड़ा सा अजीब है, लेकिन माउंटेन का जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और तुम्हें यहाँ आने का रिग्रेट भी नहीं होगा। डेंडन मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ मुझे यहाँ आने का रिग्रेट भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं डेंडन के कानों में किसी की हंसने की आवाज आने लगती है। वो हंसने की आवाज एक छोटी बच्ची की होती है जो बॉल से खेल रही होती है और उस बॉल को अपने हाथ से मारती है। तभी वो बॉल लूशन के पास जाता है और लूशन उसे पकड़ लेता है। लूशन कहता है, तुमने बहुत अच्छा थ्रो किया है। डेंडन जैसे ही पीछे मुड़कर लूशन को देखती है कि वो एकदम से चौंक जाती है और शर्माते हुए कहती है, वाव ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और तभी हम उस छोटी लड़की को देखते हैं, वो बॉल को फिर से मारती है, लेकिन वो बॉल डेंडन की तरफ चली जाती है। डेंडन उस बॉल को पकड़ लेती है और कहती है, आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया है। और वो उस बॉल को लूशन की तरफ फेंक देती है और लूशन उस बॉल को पकड़ लेता है। लूशन उसे बॉल लौटाने के लिए थैंक यू कह रहा होता है। ये सुनकर डेंडन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है, इसमें थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं डेंडन फिर से अपने सीट पर बैठ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, डेंडन तुम खुद को देखो, तुम तो बहुत ज्यादा शर्मा रही हो और तुम्हारा चेहरा भी लाल हो गया है। अगला सीन हम 2 घंटे के बाद का विलेज का देखते हैं जहाँ पर डेंडन कह रही होती है, इस माउंटेन के फॉरेस्ट का सीन इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, ये तो बस ऑर्डिनरी माउंटेन की तरह लग रहा है और तुम इसे 5 स्टार का लोकेशन कह रही हो जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तभी लिन जिसेन कहती है, तुम ध्यान से देखो ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ पर तो बहुत बड़ा झरना भी है। हम लोग उसे कल ढूंढने जाएंगे जब हम लोग अंदर फॉरेस्ट में जाएंगे तब। डेंडन कहती है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और वो लूशन को देखते हुए कहता है, आखिरकार ये तो यहाँ पर आ गया है। तभी छोटी लड़की लूशन के पास आते हुए कहती है, बिग ब्रदर क्या तुम कल भी मेरे साथ दोबारा खेलोगे। लूशन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं कल भी तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा जब मेरे पास फ्री समय होगा तब। वो छोटी लड़की कहती है, बिग ब्रदर तो बहुत ज्यादा औसम है। डेंडन उस छोटी लड़की के पास आते हुए कहता है, लिटिल सिस्टर मैं भी तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ खेल सकती हूँ। अभी वो छोटी लड़की लूशन के पीछे छुपते हुए कहती है, नहीं बिग सिस्टर बहुत बुरी है, उन्होंने मेरे बॉल को मुझसे छीन लिया था। मैं बिग सिस्टर के साथ नहीं खेलने वाली हूँ, मैं तो केवल बिग ब्रदर के साथ ही खेलना चाहती हूँ। अभी हम देखते हैं उस लड़की की माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है, मेरी बच्ची तुम मेरे साथ चलो, हम लोग अब विलेज में इंटर करने वाले हैं। वो छोटी लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है, बिग ब्रदर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लूशन कहता है, ठीक है तब तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना चाहिए। और हम देखते हैं ये कह करके वो छोटी लड़की वहाँ से चली जाती है। इधर डेंडा मुंह बनाते हुए कहती है, छोटी लड़की मैं भी तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती हूँ। और हम पीछे लिन जिसेन को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है। तभी लूशन डेंडन से कहता है, छोटे बच्चों के पास थोड़ा भी समझ नहीं होता है।
और वो जो मन में आए वो बोल देती है, इसीलिए उनके बातों को तुम्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। डैंडन कहती है मुझे छोटे बच्चों की बातों का बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन हैंडसम लड़के क्या तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो? लूशन कहता है हाँ क्यों नहीं, और हम देखते हैं तीनों अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और अपने नए फ्रेंड लिस्ट में ऐड भी कर लेते हैं। हम डैंडन को देखते हैं जिसे लूशन के कॉन्टेक्ट नंबर से उसका नाम पता चल जाता है। डैंडन कहती है इसका नाम लूशन है और इसका नाम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी लिन जीसन उसे आकर वहाँ से ले जाने लगती है। डैंडन कहती है ठीक है हैंडसम लड़के, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग बाद में मिलेंगे। और डैंडन अपना फोन दिखाते हुए लिन जीसन को कहती है तुमने भी उस क्यूटी को ऐड कर लिया है। मुझे तो लगा था कि ये ट्रिप बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिप अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लिन जीसन कहती है ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। लूशन कहता है बहुत ज्यादा दिलचस्प है ये जगह। इस ट्रिप में न केवल रैंक 2 के साइकिक मार्शल आर्टिस्ट है, बल्कि यहाँ पर 2 और रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट है। हालांकि यहाँ पर जो रैंक 2 के साइकिक मार्शल आर्टिस्ट है वो मेरे आइडेंटिटी को डिस्कवर नहीं कर पाया है, वो केवल इतना डिटेक्ट कर पाया है कि मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट ही हूँ। लूशन अपने ऊपर बने हुए प्रोटेक्शन लेयर को देखकर कहता है जब से मुझे मार्शल मास्टर का विल फॉर्म किया हूँ मैंने, तब से मैं अपने पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा हूँ और अपने साइकिक एनर्जी को भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जब तक मैं अपने साइकिक पावर को उन लोगों के सामने नहीं दिखाऊंगा तब तक आम साइकिक पावर वाले मार्शल आर्टिस्ट ये डिस्कवर नहीं कर पाएंगे कि मेरा साइकिक पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूशन अपने मन में आगे सोच मुझे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर और भी कितने मार्शल आर्टिस्ट है और वो कितना ज्यादा ताकतवर है। लूशन अपने मन में सोचता है इससे मुझे परवाह नहीं पड़ता है कि वे लोग यहाँ पर किस कारण से आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो लोग रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। और लूशन आगे बढ़ते हुए कहता मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन लोगों को मार देना होगा। अगला सीन हम 100 किलोमीटर दूर उस माउंटेन से देखते हैं जहाँ पर एक गाड़ी जा रही होती है। वहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं जिसके सामने एक शख्स झुका हुआ होता है। अभी उसके पास बैठा हुआ शख्स कहता है तो तुम लोगों ने टैंग माउलिन को ढूंढ लिया है। वो झुका हुआ शख्स कहता है हाँ, वो क्विंगिंग सिटी के माउंटेन एरिया में गया है और उसने अपने साथ अपने वाइफ और डॉटर को भी साथ में ले गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो प्लानिंग कर रहा है कि वो माउंटेन में जाकर छुप जाए। ये सुनकर वो शख्स कहता है मुझे ऐसा लगता है टैंग माउलिन के पास अब कुछ दिमाग आ गया है। अगर वो माउंटेन में जाकर छुप जाएगा और वो कभी भी बाहर नहीं आएगा तो यहाँ पर मुझे कुछ भी उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। अभी वो झुका हुआ आदमी कहता है सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने पहले ही उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए हैं और वे लोग उन पर नजर रख रहे हैं। वो आदमी आगे कहता है यहाँ तक कि टैंग माउलिन का अगर ये प्लान होगा कि वो एक केवमैन बन जाए तभी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हम लोग उसे किसी भी होल से खींच कर निकाल लेंगे। वो शख्स हंसते हुए कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग बस ये ध्यान रखना कि तुम लोगों की नजर उस पर से नहीं हटे। तुम दोनों बस रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट हो, इसीलिए तुम लोग टैंग माउलिन से नहीं लड़ सकते हो। जब मैं उस माउंटेन में पहुंच जाऊंगा तब मैं उससे पर्सनली लिपटूंगा। वो झुका हुआ शख्स कहता है ठीक है सर, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। हम उस शख्स को देखते हैं जो शराब पीते हुए मन में सोचता है टैंग माउलिन मुझे रूथलेस होने के लिए तुम ब्लेम मत करना, क्योंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो दूसरे लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही ज्यादा दयावान हूँ और इसके वजह से बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश करेंगे। तभी वो शख्स एक फोटो देखते हुए कहता है टैंग माउलिन उसने अपने डॉटर को भी अपने साथ यहाँ पर ले आया है और उसकी फोटो को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कलेक्शन में एक और सामान ऐड होने वाला है। अगले सीन में हम मुलन और उसके परिवार को देखते हैं जो एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो छोटी लड़की चारों तरफ घूम रही होती है, जिसे देखकर उसकी मां कहती है तुम धीरे से चलो, यहाँ का फ्लोर अभी तक साफ भी नहीं हुआ है, अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगी तो तुम गिर भी जाओगी। तभी हम मुलन को देखते हैं वो अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके पूरे बिल्डिंग की छानबीन करने लगता है। टैंग मुलन अपने मन में सोचता है ये रूम बहुत ही ज्यादा साफ है और यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तभी उसकी वाइफ कहती है तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो, इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है, वो जीजिंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो यहाँ पर हम लोगों के पास तक नहीं पहुँच सकता है। टैंग माउलिन कहता है सेफ्टी श्योर कर लेना, ये हम लोग के लिए अच्छा है। अब मेरे साथ तुम और मेरी छोटी बेटी है, यहाँ पर कोई टेंशन लेने से अच्छा है मैं सब चीज निश्चित श्योर कर लूँ। तभी माउलिन की वाइफ कहती है तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए, हम लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं और वो जीजिंग एक रैंक 3 का साइकिक मेंटलिस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड है और छोटी छोटी बातों पर वो रिवेंज लेता है। अभी
तक जितने भी लोगों ने उसे ऑफेंड किया है उन लोगों की मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुई है। मोलिन आएगा था, मैं आशा करता हूँ कि हम लोग उसके जाल से बच निकले हो। हम लोगों ने 1 साल तक तुम्हारे पिता के घर पर रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद सभी चीज अच्छा हो। अगर वो हम लोगों को ढूंढ भी लेते हैं तो तुम्हारे पिता और हम दोनों रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर हम दोनों का पावर मिल जाए तब हम लोग शायद उसे रोक पाए। टैंग मुलेन की वाइफ कहती है, मैं भी आशा करती हूँ। मुझे अपने पिता को देखे हुए लंबा समय हो गया है, मुझे पता नहीं है कि मेरे पिता का हेल्थ कैसा है। टैंग मुलेन कहता है, तुम्हारा पिता एक स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है और वो रैंक 2 के पीक स्टेज के साइकिक मेंटलिस्ट है। हो सकता है कि वो अब तक रैंक 3 के भी साइकिक मेंटलिस्ट बन गए हो। अब वो अपने पावर के सबसे पीक लेवल पर है तो उनका हेल्थ अच्छा ही होगा, इसीलिए तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को चोटिल नहीं होने देना चाहता हूँ। तभी वो छोटी लड़की सामने के बिल्डिंग में देखने लगती है और एकदम से चौंकने लगती है। हम लूशन को बिल्डिंग में खड़े हुए देखते हैं और वो अपने साइकिक पावर से वहाँ के आसपास के जगह पर छानबीन कर रहा होता है। तभी लूशन अपने साइकिक पावर से पता लगा लेता है कि उन लोगों पर कुछ एक आदमी ने नजर बनाया होता है। लूशन अपने मन में कहता है, इस आदमी के अलावा यहाँ पर कोई भी चीज अजीब नहीं है, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और हम देखते हैं लूशन एक पिल्स को निकाल लेता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस एलेक्जर्स को ऐड कर लूं तो मेरा इमोर्टल गोल्डन बॉडी के रिफाइन करने का स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। और हम देखते हैं लूशन उस पिल को खा भी लेता है और उस पिल को खाते हुए मन में सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो 2 महीने से कम में भी मैं गोल्डन इमोर्टल बॉडी के फर्स्ट स्टेज के कल्टीवेशन को आराम से कंप्लीट कर लूंगा। और हम देखते हैं लूशन उसके पावर को ऑब्जर्व भी करने लगता है और वो अपने हाथों में बढ़ा हुआ पावर को देखकर कहता है, मुझे अब अपने इंटरनल एनर्जी को गैदरिंग करना है और उसके बाद मुझे ऑफिशियली रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट बनना है। तभी लूशन के मोबाइल पर कुछ मैसेज आता है और वो मैसेज उसकी माँ का होता है, जिसमें लिखा हुआ आता है, बेटा तुम बहुत ध्यान से रहना, अब तुम अकेले गए हो और याद रखना कि वेदर के अनुसार ड्रेस पहनना, ठंडा सामान कुछ ज्यादा मत खा लेना, नहीं तो उसके वजह से तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है। लूशन उस मैसेज को देखते हुए मन में सोचता है, मैं अब कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ। तभी हम देखते हैं लूशन के मोबाइल में फिर से मैसेज आता है। इस बार वो मैसेज उसकी बहन का होता है। उसकी बहन कह रही होती है, क्या तुम फिर से कहीं चले गए हो? सिस्टर यांग आज स्कूल में आई हुई थी और वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रही थी। लूशन की बहन मैसेज में आगे टाइप करती है, तुम मुझे सच सच बतलाना, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? लूशन इधर से मैसेज टाइप करता है, तुम्हें अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए और दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। मैंने जो तुम्हारे लिए टॉनिक छोड़ा है उसे हर दिन लेते रहना। जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम्हारा ब्लड की वाई 1.3 से ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुम्हें बहुत सारा स्पेशल लेसन दूंगा। और हम देखते हैं लूशन फोन रखकर वहीं पर सो जाता है और सोते हुए मन में सोचता है, अब मुझे कुछ दिनों से जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसका रिजल्ट चेक करने का समय आ गया है। और हम देखते हैं लूशन अपने सपनों में चला जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि लूशन खुद ही होता है। लूशन कहता है, ये उतना बुरा भी नहीं है, मैं तो अब 10 स्काई कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हम देखते हैं लूशन पर कुछ ज़ॉम्बी पीछे से हमला कर देता है, लेकिन उसने जो फोर्स फील्ड बनाया होता है उससे वो ज़ॉम्बीज लूशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। लूशन कहता है, ये प्रोटेक्शन फोर्स फील्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो एक ज़ॉम्बीज पर हमला करते हुए कहता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा। और हम लूशन को देखते हैं वो एक ही पंच में ज़ॉम्बीज को मार डालता है और हम लूशन को देखते हैं वहाँ पर धमाका करते हुए सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं लूशन के सामने अचानक से बर्फ आ जाती है। ये देखकर लूशन एकदम से चौंक जाता है और लूशन घबराते हुए कहता है, यहाँ पर तो कुछ जरूर अजीब चीज है। और वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, वहाँ से मुझे बहुत पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा है। अभी वहाँ पर हम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो अपने पावर के जरिए बर्फ को रिलीज कर रही होती है। उसे देखकर लूशन चौंकते हुए कहता है, ये तो मार्शल मास्टर लेवल की ज़ॉम्बीज है। तभी लूशन कहता है, मेरे विजन को क्या हुआ है? और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बीज लूशन के सामने से अचानक से गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं लूशन का साइकिक इंटेंट कहने लगता है कि एक्सपर्ट पर खतरा आने वाला है, आप प्लीज ध्यान दीजिए। ये देखकर लूशन घबराते हुए कहता है, ये क्या है? मेरा पावर तो मुझे ये चेतावनी दे रही है कि मुझ पर खतरा आने वाला है और वार्निंग भी दे रही। तभी हम उस ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो लूशन ठीक ऊपर आ जाती है, जिसे देखते हुए लूशन कहता है, अगर इसका अटैक मुझे लगा और ये अटैक मास्टर टेक्निक लेवल की टेक्निक है तब तो मैं पक्का मर जाऊंगा। और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बीज लूशन को 2 भागों में बांट देती है और उस ज़ॉम्बीज के पास से बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। इधर लूशन अपने सपने से उठता है और बहुत ही ज्यादा
ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसके चेहरे पर बहुत पसीना होता है। वो हाँफते हुए कह रहा होता है, मुझे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी का टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपने से मरने के बाद आया हूँ। हम लूशन को देखते हैं जो सपने से उठता है और जोर जोर से हाँफ रहा होता है और उसके पसीने भी निकल रहे होते हैं। लूशन अपने मन में सोचता है, हालांकि ये सपना था और मैंने जो भी किया है वो एक इल्यूजन था, नहीं तो मेरा किस्मत तो यहीं पर खत्म हो जाता और मैं यहीं पर आसानी से मारा जाता। जब मैं उस हाई लेवल की ज़ॉम्बी से लड़ रहा था तब मैं अपना सारा मेंटल पावर उसके पावर को रजिस्ट करने में ही लगा रहा था, लेकिन फिर भी मेरा पावर उस पर इनफेक्टिव था। उसका हमला बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। अब तक मैंने जितने भी ज़ॉम्बी से लड़ा हूँ उन सब से उसका हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मैं हमेशा सोचता था अपने में मैं जो एक्सप्लोरेशन करता हूँ वो आसानी से हो जाता है। यहाँ तक कि मैं एडवांस मैप में भी जब इंटर किया था वो भी आसानी से हो गया था और मैं जिस तरह से चाहता था उस एडवांस मॉन्स्टर को आसानी से मैनिपुलेट कर लेता था। मैंने सोचा था कि मेरा ड्रीम वर्ल्ड मेरे लिए एक छोड़ा हुआ पैराडाइस है और मुझे ऐसा लगा था जब वहाँ का सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया था तब एक ट्रू सेवियर ही उसे अपने पावर से बचा सकता था। लेकिन मैं जब उस फीमेल ग्रैंड मास्टर से मिला तो मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया। वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उसका बैटल का एक्सपीरियंस और पावर सी सेंगनिंग को भी सरपास कर चुका था। वो जरूर उस समय की एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर होगी और मैं अंदाजा लगाकर कह सकता हूँ कि उसने मुझ पर जो हमला किया था वो 8 लेवल के ग्रैंड मास्टर की एबिलिटी है और उसके पास जिस तरह की एबिलिटी थी उसे वेलकेरी मास्टर कहा जाता है। और वेलकेरी मास्टर का विल अगर मैं ऑब्टेन कर लेता हूँ तो मैं ये इमेजिनेशन भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर बन जाऊंगा। तभी लूशन उस वक्त की सोचने लगता है जब वो फीमेल ग्रैंड मास्टर से लड़ रहा था। वो अपने मन में सोचता, अगर उस समय मैं जल्दी से रिएक्ट किया होता और मेरे पास जितनी भी एबिलिटी है उन सभी को अनलिश कर लिए होता तब मेरे ऊपर जो कवच बना होता और मेरे पास जो फिश टेक्निक है और मास्टर की टेक्निक है तो सबकी बदौलत मैं उससे लड़ सकता था। क्या मुझे फिर से जाकर उससे ट्राई करना चाहिए? तभी हम देखते हैं लूशन वहीं पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हम देखते हैं लूशन फिर से अपने सपने में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। लूशन अपने मन में सोचता है, मैं अभी फिलहाल अपने सपने में इंटर नहीं कर पा रहा हूँ और क्या इसका कूल डाउन होने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद मैं अपने सपने में इंटर कर पाऊंगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज रात को मैं अपने सपने में इंटर नहीं कर पाऊंगा। अभी हम देखते हैं लूशन के मोबाइल पर रिंग होने लगता है और बहुत सारे मैसेज भी आने लगते हैं। हम देखते हैं वो मैसेज डैन डैन का होता है। वो कह रही होती है, लिटिल ब्रदर क्या तुम अपने रूम पर पहुँच गए हो? क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? हम दोनों कल ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। मैं एक ऑफिशियल वॉरियर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ब्रदर अब खाने का समय हो गया है, क्या हम लोग खाने चले साथ में? आप मेरे जवाब का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या तुम अपने फोन को नहीं देख रहे हो अभी? हम देखते हैं डैंडन की इतनी सारी मैसेज देखकर लूशन घबराने लगता है और कहता है उसे मैंने अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके अब रिग्रेट कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लूशन के पेट से आवाज आने लगती है। लूशन कहता है ठीक है मैं अब बाहर जाता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। अगला सीन हम रेस्टोरेंट का देखते हैं जहाँ पर लूशन पहुँच जाता है। तभी लूशन सामने देखता है डैंडन उसे वहीं पर बुला रही होती है और हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट में वो छोटी बच्ची भी होती है और वो लूशन को अपने पास बुला रही होती है। हम देखते हैं उन दोनों को देखकर लूशन हाथ हिलाकर जवाब देता है और लूशन वहीं पर एक खाली सीट देखकर वहीं पर बैठ जाता है। अभी हम देखते हैं डैंडन वहीं पर आकर बैठ जाती है और कहती है लूशन तुम हम लोग के साथ आकर बैठकर क्यों नहीं खा रहे हो? अगर हम लोग साथ में बैठकर खाएंगे तो हम लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छा भी लगेगा। डैंडन की ये सब हरकतें देख उसकी दोस्त अपने सर पर हाथ रख लेती है और कहती है ये लड़की नहीं सुधरने वाली है। हम देखते हैं डैंडन की बातें सुनकर लूशन कहता है क्या तुम लोगों ने अब तक खाना नहीं खाया है? डैंडन कहती है नहीं हम लोगों ने अभी तक नहीं खाना खाया है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है हम लोगों ने पहले ही खाना खा लिया है। तभी हम देखते हैं डैंडन अपने दोस्त की तरफ घूर कर देखने लगती है और उसकी दोस्त दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। डैंडन आगे कहती है थोड़ी देर पहले मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने ऑर्डर किया था लेकिन मैंने खाना को खत्म नहीं किया, लेकिन अब मुझे फिर से भूख लग गई है, अब मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। तभी वो छोटी लड़की कहती है डैड क्या मैं अपने बड़े भाई के साथ जाकर खाना खा सकती हूँ? तभी उस लड़की की माँ कहती है क्या मेरी बेटी हम लोगों के साथ खाना नहीं खाना चाहती है? वो लड़की कहती है लेकिन मैं तो भाई के साथ डिनर करना चाहती हूँ। उस लड़की के पिता हंसते हुए कहते हैं ठीक है तुम जाओ, लेकिन दूसरे के लिए तुम मुसीबत मत खड़ी करने लगना। यह सुनकर वो छोटी लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। हम
देखते हैं वो छोटी लड़की अपने पास से कुछ खाना लेकर वहाँ जा रही होती है। तभी उसकी माँ कह रही होती है कि तुमने इसे एक अजनबी के टेबल पर क्यों जाने के लिए कहा है, तुम्हें तो अभी हमारा करंट सिचुएशन पता ही है। उस लड़की के पिता कहते हैं मैं तुमसे फिर से कहूँगा कि तुम्हें परवाह करनी चाहिए, लेकिन तुम जो अभी कर रही हो उसे ओवर केयरफुल करना कहते हैं। मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके इस जगह को स्कैन कर लिया है। यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब टूरिस्ट हैं और कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं है, तो हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो जो जवान लड़का है उसका पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसका आँख बहुत ही ज्यादा प्योर है। वो तो बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं होगा और इसका स्टेप बहुत ही ज्यादा हल्का है और उसका ऑरा मुझे बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल लग रहा है। अगर वो एक मार्शल आर्टिस्ट कैंडिडेट भी होगा तब भी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा एवरेज होगा। हालांकि वहाँ पर जो 2 कॉलेज की लड़कियाँ हैं वो इस उम्र में ही सेकेंड लेवल की वॉरियर बन गई है। उसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मेरे एक सिंगल हमले से ही वे लोग मारे जाएंगे, तो वे लोग हम लोगों के लिए कोई भी खतरा नहीं उत्पन्न करने वाले हैं। उस लड़की की माँ कहती है अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही उसके लिए चिंता कर रही हूँ। अभी हम देखते हैं वेटर लूसन के पास खाना ले आती है और कहती है पापा खाना यहाँ पर आ गया है, प्लीज आप इसे एंजॉय कीजिए। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है जिसे देखकर वो छोटी लड़की का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। डंडन इतने सारे खाने को देखकर घबराने लगती है और कहती है लिटिल ब्रदर क्या तुम इतना खाना खाते हो? लूसन एक प्लेट छोटी लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहता है हाँ मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। छोटी लड़की खाने को देखकर कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी लूसन कहता है छोटी बहन चलो देखते हैं कि खाना पहले कौन खत्म करता है। वो लड़की कहती है हाँ ठीक है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और जैसे ही वो लूसन को देखती है तो लूसन एक बार में ही पूरा डब्बा अपने मुंह में रख लेता है। यह देखकर वो छोटी लड़की भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। लिन जिसान लूसन को खाते हुए देख मन में सोचती है केवल एवरेज फैमिली के लोग ही जो ऑफिशियल वॉरियर नहीं बनते हैं वही इतना खाते हैं, क्या मैं सही कह रही हूँ? और जब वो आदमी ऑफिशियल वॉरियर बन जाता है तो उसका कंडीशन चेंज हो जाता है क्योंकि वो अपने अंदर की एनर्जी को दवाई या सप्लाईज के जरिए कंज्यूम करता है और वो हर ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसे करते हैं। और जो उस सप्लाईज को पूरा नहीं कर पाते हैं वे लोग हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सिंथेटिक जंक फूड जैसे कि मैं और डैंडन इस्तेमाल करते हैं और अपने साथ अभी भी कैरी कर रहे हैं। लिन जिसान अपने मन में सोचती है जब एक आम लोग 1 लेवल के वॉरियर बन जाते हैं तो उसे एक दिन में कुछ ही पीस खाने की जरूरत पड़ती है। अगर तुम हर दिन ज्यादा खाना खाओगे तो तुम्हें आधा से ज्यादा दिन बाथरूम में ही बिताना होगा। हम डैंडन को देखते हैं जो लूसन को खाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है ये तो खाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो एक बार में ही बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा है, कितना कूल लग रहा है ये। डैंडन की बातें सुनकर लिन जिसान मन में सोचती है ये तो प्यार में पूरा पागल हो गई है। और तभी लिन जिसान डैंडन के कान में जाकर कहती है डैंडन तुम तो सचमुच लूसन में के प्यार में तो नहीं गिर गई हो? डैंडन कहती है हाँ बिल्कुल नहीं। और हम इधर देखते हैं लूसन अपना खाना खा चुका होता है और उस छोटी लड़की के साथ वहाँ से जा रहा होता है। लिन जिसान घबराते हुए कहती है लेकिन वो हम लोगों से बहुत जवान है और वो बस तो हाई स्कूल का ही स्टूडेंट है और तुमने तो देखा ही है कि वो अभी अनस्टेबल है। मेरा कहने का ये मतलब था कि मार्शल आर्ट का टैलेंट और फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम वहाँ की टॉप स्टूडेंट हो और तुम सेकेंड लेवल की ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट भी हो। लिन जिसान की बात सुनकर डैंडन हंसते हुए कहती है वो मुझसे केवल 3 या 4 साल ही छोटा होगा, एज गैप में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और मुझे पहले ये पसंद है कि ये मुझसे बहुत छोटा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों की किस्मत है। इस बार मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आया था और मैं इससे माउंटेन में मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने ही इसको मेरे लिए अरेंज किया है। लिन जिसान कहती है आखिरकार तुम दोनों भविष्य में कैसे साथ रहने वाली हो? क्या तुम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगी? अगर तुम्हारा प्यार उसके प्रति इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी भी तुम्हें बहुत साल तक इसके लिए इंतजार करना होगा और इसके लिए बहुत साल तक अलग भी रहना होगा। लिन जिसान आए कहती है अगर तुम नॉर्मल वॉरियर के साथ ग्रेजुएट करोगी तो तुम्हारा 1 महीने की सैलरी 5,000 या फिर 6,000 होगी। अब तुम कहाँ से घर ले पाओगी? और तो कार की बात तो छोड़ ही दो। लिन जिसान कहती है डैंडन प्यार जिंदगी का पैसा नहीं है, लेकिन वो एक जिंदगी की जरूरी चीज है। लेकिन जिंदगी में जो जरूरत पड़ता है सबसे पहले हमें उसे हासिल करना चाहिए। अगर मैं उसकी बात करूँ तो तुम्हारा मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुम दोनों का गैप और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और समय के बीतते साथ तुम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगेगी और वो लड़ाई इतना बढ़ जाएगी कि आगे चलकर तुम दोनों को अलग ही होना
पड़ेगा। तभी डैंडन कहती है तुमने मुझे जितने भी प्रॉब्लम मेंशन किया है वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं अब सेकेंड लेवल की वॉरियर हूँ और मैं लूसन को मार्शल आर्टिस्ट में गाइड करूंगी। और उसके बाद भी अगर वो वुहान यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाता है तो मैं हर हफ्ते उसे देखने के लिए कार से जाऊंगी। उसके पास कोई घर नहीं है, नहीं कार है, लेकिन मेरे पास तो है ना। अगर मैं सच बोलूं, अगर लूसन केवल ऑर्डिनरी पर्सन भी रहता है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसके साथ ऑर्डिनरी पर्सन ही बनकर रह लूंगी। अगर मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाऊंगी तो मुझे हर दिन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, अब मुझे और भी ज्यादा समय मिलेगा। और इसके अलावा कौन कहता है कि लूसन एक ऑर्डिनरी पर्सन है? अगर तुम मेरे दिल से पूछो तो वो हमेशा हैंडसम और डैशिंग रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लूसन का भविष्य यहीं पर नहीं रुकने वाला है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।